बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 6 का नाम है एथिकल स्टैंडर्ड्स पार्ट 2। जैसे कि लेसन नंबर 5 भी एथिकल स्टैंडर्ड के नाम से था, वो पार्ट 1 था और उसमें ना आपको बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट जो लेवल की इंफॉर्मेशन जो थी एथिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर वो बताई गई थी। लेकिन लेसन नंबर जो 6 है ये एडवांस लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है एथिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर इसमें ना लेसन नंबर 6 में बताए गए हैं। और इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या व्यूवर्स हैं या जो भी ये वीडियो वॉच कर रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली अगर आपने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो करते हैं, प्लीज़ फॉलो कर दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के स्टार्ट में ना आपको प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बताया गया है और इसमें आपको ना मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी से जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो साइकोलॉजिस्ट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना इनकी तरफ से मतलब कि साइकोलॉजिस्ट की तरफ से ये है कि वो जो कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन जो हासिल करते हैं क्लाइंट से, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो, उसे ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं लाजमी तौर पर साइकोलॉजिस्ट। और इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजिस्ट को ना अपने क्लाइंट्स की पर्सनल और सेंसिटिव मालूमात को सीक्रेट रखना ज़रूरी है और ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि जो है वो राइटिंग की फॉर्म में या रिटन की फॉर्म में, वर्बल की फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक ये मतलब डिजिटल फॉर्म में। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि साइकोलॉजिस्ट को ना ये समझना चाहिए कि कुछ सिचुएशंस में ना लॉ मतलब कि कानून या इंस्टीट्यूशंस के रूल्स के मुताबिक कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिट्स को ना ब्रीच करना पड़ सकता है। मिसाल के लिए अगर कोई साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहा है और पार्टिसिपेंट्स से डाटा ले रहा है तो इनको ना पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना होगा। इसके लिए रिसर्चर्स को ना अपने पार्टिसिपेंट्स को कोड्स असाइन करने की जो है वो सलाहियत दी जाती है ताकि ना इनके असली नाम और मालूमात जो है वो कॉन्फिडेंशियल हो। अक्सर जब क्या होता है कि आप जब जाएंगे ना PSY I619 कोर्स में, अक्सर स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि सर हमने जो क्लाइंट है लिया है उसका हम पूरा नाम क्यों नहीं लिखते। वो इसलिए नहीं हम पूरा नाम लिखते क्योंकि एक कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो रखनी पड़ती है, मेंटेन कर रखनी पड़ती है। इसी वजह से हम जस्ट जो है ना वो नाम का जो शॉर्ट अल्फ़ाबेट्स है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरा नाम अब्दुल बासित है तो AB अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ होगा या तो ये जो चीज़ है ना कॉन्फिडेंशियल रखना, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी रखना बहुत ज़रूरी होता है साइकोलॉजिस्ट के लिए। आप कोई कोड भी यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 या एक्सेट्रा, इस तरह से लेबलिंग लगा सकते हैं कोड की। ओके, आगे आते हैं डिस्कसिंग द लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की तरफ। तो साइकोलॉजिस्ट को ना अपने क्लाइंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो इनके प्रोफेशनल्स या साइंटिफिक रिलेशंस में है कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिट्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए और ये डिस्कशन से पहले से होनी चाहिए जब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रही हो। और अगर फ्यूचर में कोई न्यू सिचुएशंस आए तो उस वक्त भी ना कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिट्स को दोबारा डिस्कस करना ज़रूरी है। मिसाल के लिए अगर कोई साइकोलॉजिस्ट किसी चाइल्ड के साथ रिसर्च कर रहा है तो इन्हें ना पेरेंट्स से भी इनके कंसेंट लेने होते हैं जो चाइल्ड की तरफ से अप्रूवल दे सकते हैं और ये एक लिमिटेशंस है कॉन्फिडेंशियलिटी की। इसके अलावा अगर कोई लीगल मैटर हो जाए और लॉ के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो तो साइकोलॉजिस्ट को ना अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ना पड़ सकता है और जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो देनी पड़ सकती है। अगर साइकोलॉजिस्ट किसी थेरेपी सेशंस में या स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिट्स के बारे में नहीं बताता तो वो ना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लाइंट्स को ना इन्फॉर्म करें। अगर साइकोलॉजिस्ट ने सर्विसेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस के ज़रिए प्रोवाइड करनी है तो इन्हें ना क्लाइंट को प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के जो रिस्क के बारे में भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। मिसाल के लिए अगर साइकोलॉजिस्ट फ़ोन रिकॉर्डिंग के ज़रिए डाटा को कलेक्ट कर रहा है तो वो ना क्लाइंट को इस बात का जो है इन्फॉर्म करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन किसी फोर्सीन सिचुएशंस में यूज़ हो सकती है, जैसे कि किसी लीगल इंक्वायरी में। ओके,
सम टाइमिंग ये होता है कि जैसे कि जब मैं एक जो फीमेल थी वो मतलब कि जो मेरे अंडर निगरानी में काम कर रही थी, तो देन उनको मैं लीड कर रहा था इस हवाले से कि आपके पास जो क्लाइंट है तो ये कंसर्न करना क्लाइंट के साथ लाजमी है। अब हुआ कि वो उन्होंने क्लाइंट आए उनके पास, उनसे कंसर्न नहीं लिया, इजाज़तनामा नहीं लिया, तो देन किया कि उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली। जब रिकॉर्डिंग की कर रही थी, वो क्लाइंट को पता चल गया था, लेकिन अगले दिन नहीं आया, तो मैम ने कहा कि वो क्लाइंट तो आया नहीं है। मैंने कहा अच्छा उनसे ना फ़ोन करके पूछो। तो जब वो फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा कि आपने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली है और मैंने आपसे उसके ना मैं नहीं आना पसंद करूँगा क्योंकि आप मेरी रिकॉर्डिंग करनी है, पता नहीं क्या करेंगे। तो इस तरह से ना कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं, तो देन ये है कि उनसे पहले कंसर्न करना ज़रूरी होता है हर एक मैटर्स में कि हम ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, और आपकी जो बात है वो कहाँ पे यूज़ हो सकती है या कहाँ नहीं यूज़ हो सकती। तो क्लाइंट सबसे पहले अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ना मेंटेन भी रखता है, तो इसलिए हमें जो है ना वो इन चीज़ों को लेके पहले कंसर्न करना ज़रूरी होता है, ताकि क्लाइंट जो है वो कंफर्टेबल महसूस करे हमसे जब भी वो सेशंस अटेम्प्ट करे। तो लिहाजा जो है ये भी रिकॉर्डिंग करनी है या नहीं करनी है, अगर क्लाइंट कहता है रिकॉर्डिंग कर ले देन रिकॉर्डिंग कर ले, अगर क्लाइंट कहता है मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करवानी, तो देन आप किस तरह से आप क्लाइंट को रजामंद करेंगे, उससे कोई ना कोई सिचुएशंस बताएंगे, तो देन वो रजामंदी भी लेगा। ओके, तो ये चीज़ें जो है ना वो पहले से ही आप स्टूडेंट्स को जब आप प्रैक्टिस फील्ड में जाएंगे तो देन ये कंसर्न करना लाजमी है क्लाइंट्स के साथ। ओके, आगे है रिकॉर्डिंग की तरफ आते हैं। तो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो अगर साइकोलॉजिस्ट किसी भी ना इंडिविजुअल्स की आवाज़ या तस्वीर रिकॉर्ड करना चाहता है तो उससे ना पहले इन्हें उस इंडिविजुअल से या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से ना परमिशन लेना ज़रूरी है। कोई भी रिकॉर्डिंग के बिना पार्टिसिपेंट्स की अप्रूवल के नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में रिकॉर्डिंग की इजाज़त दी जा सकती है अगर वो प्रोफेशनल्स या लीगल रीजंस के लिए ज़रूरी हो। मिनिमाइजिंग इंट्रशंस ऑन प्राइवेसी की बात की जाए तो जब साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो इन्हें ना सिर्फ वही इंफॉर्मेशन से शामिल करनी चाहिए जो रेलिवेंट हो और उस कम्युनिकेशंस का मकसद समझाने के लिए हो। मिसाल के लिए अगर क्लाइंट को एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है तो उसे ना तो क्या होगा कि उस डिसऑर्डर और इसके बैकग्राउंड के बारे में ना इन्फॉर्मेशन से देना लाजमी होगी क्लाइंट को, साइकोलॉजिस्ट ने लाजमी देनी होगी क्लाइंट को। लेकिन इसमें ना इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अननेसेसरी डिटेल नहीं शामिल करनी चाहिए कि इस वजह से डिसऑर्डर हुआ है या उस वजह से हुआ है। तो ये जो चीज़ें ना डिटेल से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो देन क्या होगा कि फिर जो क्लाइंट है वो मज़ीद उस शख्स के लिए नेगेटिव जो है वो थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ भी देखना लाजमी होता है। साइकोलॉजिस्ट को ना जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है उसे ना सिर्फ साइंटिफिक या प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ शेयर की जानी चाहिए जो इस केस के लिए कंसर्नड हैं, जैसे कि थेरेपिस्ट या रिसर्च टीम्स के मेंबर्स। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कभी भी क्लाइंट को नुकसान पहुंचाने या इन्हें पेनलाइज करने के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट को यह हक होता है कि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करे, लेकिन सिर्फ तब जब इनको किसी इजाज़त जब इनको ना इसकी इजाज़त हो, और ये इजाज़त क्लाइंट के अपने कंसेंट या किसी ऑथोराइज्ड पर्सन से जैसे कि इनके रिप्रेजेंटेटिव से लेनी होती है। लेकिन अगर कोई लॉ हो जो इस डिस्क्लोजर को रोकता है तो साइकोलॉजिस्ट को ना उस लॉ का जो है वो लाजमी फ़ॉलो करना ज़रूरी है। अगर साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि इनका क्लाइंट ऐसे साइकोलॉजिकल कंडीशंस में है जो दूसरों या सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो साइकोलॉजिस्ट को ना ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट लोगों को डिस्क्लोज़ करना पड़ती है। जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं, जब उनका जो डिसऑर्डर है जो है वो हाईलाइट होता है कि ये शिज़ोफ्रेनिया का डिसऑर्डर है, तो देन क्या है कि फिर इनके पेरेंट्स का कंसर्न लाजमी होता है कि आप जो है ना वो बच के रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो हो सकता है पैनिक वाली सिचुएशन शिज़ोफ्रेनिया में। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि साइकोलॉजिकल कंडीशंस में तो क्या होता है कि जो दूसरी सोसाइटी के लिए, दूसरे लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो साइकोलॉजिस्ट को नहीं है ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट लोगों को डिस्क्लोज करना ज़रूरी होती है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो क्लाइंट की रिहेबिलिटेशन में मदद कर सकें।
साइकोलॉजिस्ट सिर्फ वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से डिस्क्लोज करते हैं जब लॉ के मुताबिक ये ज़रूरी हो और जब लॉ इसे वैलिड पर्पस के लिए अलाउ करे। जैसे कि नंबर 1 पे प्रोफेशनल सर्विसेज देना जो ज़रूरी है, नंबर 2 पे अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल्स कंसल्टेशंस लेना, नंबर 3 पे क्लाइंट या पेशेंट्स को या दूसरों को नुकसान से बचाना, नंबर 3 पे क्लाइंट या पेशेंट से सर्विसेज के लिए पेमेंट लेना। लेकिन ये डिस्क्लोजर्स सिर्फ उसी मिनिमम इंफॉर्मेशन तक लिमिटेड होनी चाहिए जो पर्पस को अचीव कर सके। कंसल्टेशंस की बात की जाए तो जब साइकोलॉजिस्ट अपने कोलीग्स के साथ कंसल्टेशन से करते हैं तो इनको ना ये इंश्योर करना होता है कि वो ना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करें जो किसी क्लाइंट की पहचान को रिवील कर सकती है, जब तक कि इनको क्लाइंट का कंसेंट ना हो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन से क्लाइंट की आइडेंटिटी को रिवील करने वाली हो तो इसे ना डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, चाहे वो क्लाइंट का असली नाम हो। और ये इन्फॉर्मेशन से सिर्फ कंसल्टेशंस के लिए ही डिस्क्लोज की जा सकती है। यूज़ ऑफ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स फॉर डिडैक्टिक और अदर पर्पस की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट अपने ना राइटिंग्स, लेक्चर्स या किसी और पब्लिक प्रेजेंटेशंस में अपने क्लाइंट्स की पर्सनैलिटी आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता जब तक इन्हें इसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं जो वो लेने पड़ जाएं। नंबर 1 पे जो स्टेप है वो ए में ये बताया गया है कि इन्हें क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशंस की आइडेंटिटी को डिसग्यूज कर दिया गया हो। नंबर 3 पे क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन ने लीगली रिटर्न एग्रीमेंट दिया हो। नंबर 3 पे या फिर इनको ना लीगल ऑथोराइजेशन जो है वो मिल गई हो। एडवर्टाइजिंग एंड अदर पब्लिक स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो अवॉइडेंस ऑफ फॉल्स और डिसेप्टिव स्टेटमेंट्स में आपको बताया गया है कि साइकोलॉजिस्ट को ना अपनी रिसर्च प्रैक्टिस या किसी भी वर्क एक्टिविटीज़ के बारे में कभी भी झूठ या डिसेप्टिव स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। और ये ज़रूरी है कि साइकोलॉजिस्ट अपने ना ओपिनियंस तभी दे जब वो किसी पर्टिकुलर मैटर्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या इन्हें उस फील्ड में ना एक्सपर्टाइज डेवलप की हो। साइकोलॉजिस्ट को ना अपनी ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, कंपिटेंस, एकेडमिक डिग्री, क्रेडेंशियल्स, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, सर्विसेज, फीस, पब्लिकेशंस या रिसर्च फाइंडिंग्स के बारे में ना कभी भी गलत या डिसेप्टिव स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान में जो है ना वो बहुत से लोग साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को बिना लाइसेंस के परफॉर्म करते हैं। साइकोलॉजिस्ट को ना अपने डिग्रीज को क्रेडेंशियल्स के तौर पर ना तभी मेंशन करना चाहिए जब वो डिग्रीज में हो। मतलब ये कि नंबर 1 पे जो है वो रीजनल जो है वो हो, मतलब कि रीजनली अक्रेडिटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हासिल की गई हो। और नंबर 2 पे और वो डिग्री से साइकोलॉजी लाइसेंश्योर्स के लिए वैलिड हो और स्टेट में जहाँ साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हों। ओके, आगे है स्टेटमेंट बाय ऑर्डर्स की बात की जाए तो जब साइकोलॉजिस्ट अपनी एक्टिविटीज़ के लिए ना एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं तो वो ना एडवर्टाइजमेंट आइडेंटिफाई होनी चाहिए ताकि ना वो किसी चीज़ के लिए ताकि वो किस चीज़ के लिए, इस हवाले से अगर साइकोलॉजिस्ट दूसरों को ना इंगेज करते हैं अपनी पब्लिक स्टेटमेंट्स बनाने या प्लेस करने के लिए तो इन्हें ना प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी होती है और उन स्टेटमेंट्स के लिए। ओके, मिसाल के लिए अगर कोई साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है तो उसमें ना सिर्फ वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए जो सच में ऑर्गेनाइजेशंस के पास मौजूद हो या जो फुलफिल की गई हो। कोई अननेसेसरी क्लेम्स नहीं करने चाहिए। साइकोलॉजिस्ट को ना मीडिया एम्प्लॉयज़ को पैसे नहीं देने चाहिए ताकि ना इनकी इमेज अच्छी हो या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की इमेज को ना प्रमोट करने के लिए, और ये अनएथिकल है। साइकोलॉजिस्ट का ना पब्लिक इमेज सिर्फ इनके एक्सपर्टाइज और स्किल्स की बेसिस पर होना चाहिए, ना कि पैसे से। अच्छा, एक जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट है वो इस किस्म की वायलेशंस बहुत करती है, जैसे कि अब जो था वो उनके एक यूट्यूब पे चैनल भी है, तो मैं अब नहीं डिस्कस करूँगा, ना ही चैनल का नाम लूँगा क्योंकि ये भी एक वायलेशंस होती है। तो उन्होंने क्या किया कि वो ना क्लाइंट्स को एक्सपोज कर रही है।
अच्छा, अब उनकी ना मैंने रिसेंटली चले मैं उनका नाम बता देता हूँ, मैं ताहिरा लूदी के नाम से है वो। तो वो क्या है कि क्लाइंट्स को सामने बैठा देती हैं। अच्छा, आप पॉन्ड देखते थे, अच्छा आप जो है वो आपकी फर्स्ट नाइट कैसी हुई, तो वो फीमेल्स जो है वो हेजिटेट करके बता रही है कि ठीक है, मेरे हस्बैंड को भी नॉलेज नहीं था, वो भी कह रहे थे कि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इस तरह की ना वो वीडियोज़ वगैरह बना के जो है ना वो फेंक रही है। अब ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये बहुत ज़्यादा वायलेशंस हो रही है। अगर क्लाइंट भी इजाज़त दे रहा है, अगर क्लाइंट भी एक्सपोज कर रहा है अपने आप को, तो देन ये है कि जो एथिकल वायलेशंस इस हवाले से हो रही है कि जो अथॉरिटीज़ है, क्या वो अथॉरिटी परमिशन दे रही है इस किस्म की जो है वीडियोस वगैरह फेंकने की। यूट्यूब में तो चलो ठीक है, वो फेंक दी है, लेकिन ये है कि एपीए का स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप एक्सपोज नहीं कर सकते, इस वजह से नहीं एक्सपोज कर सकते कि ताकि कोई पता नहीं कि नेगेटिव हार्म्स किसी को पहुंचे या किसी की दिल आज़ारी हो जाए। ओके, तो ये जो है ना वो काफ़ी आजकल जो है वो साइकोलॉजिस्ट खुद से भी कर रहे हैं वॉल्यूशंस। एडवर्टाइजिंग के एंड ऑर्डर पब्लिक स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट को ना एडवर्टाइजमेंट्स और पब्लिक स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है ताकि वो किसी भी गलत इंफॉर्मेशन को ना प्रमोट ना करें। डिस्क्रिप्शंस ऑफ वर्कशॉप सेमिनार्स की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो वर्कशॉप सेमिनार्स या किसी भी नॉन डिग्री ग्रांटिंग एजुकेशनल प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम्स का एडवर्टाइजमेंट करते वक्त ऑडियंस को बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दें। और ये इन्फॉर्मेशन इस बात के बारे में होनी चाहिए कि प्रोग्राम में किस ऑडियंस के लिए है, प्रोग्राम के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्रेजेंटर्स प्रोग्राम में शामिल हैं इनकी डिटेल्स, और जो साइकोलॉजिकल प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट करते हैं, पार्टिसिपेंट करने वाले लोग हैं, लोगों से फीस चार्ज करेंगे, इसकी भी जो है वो जिक्र करना चाहिए। सब कुछ बिल्कुल सही और जस्टिफाइड होना चाहिए। मिसाल के लिए अगर साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा फीस से चार्ज कर रहा है तो लेकिन पार्टिसिपेंट्स को प्रॉपर लर्निंग जो है एक्सपीरियंसेस नहीं दी जा रही, तो ये ना अनएथिकल होगा। मीडिया प्रेजेंटेशंस की बात की जाए तो जब साइकोलॉजिस्ट प्रिंट, इंटरनेट या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू पब्लिक एडवाइस या कमेंट्स देते हैं, तो इन्हें ना अपने स्टेटमेंट्स को इस तरह से देना पड़ता है कि ये ना लगे कि इनका प्रोफेशनल रिलेशनशिप उस रिसेप्टेंट या रिसिप्टेंट के साथ जो है वो इस्टेब्लिश्ड हो गया है। पब्लिक स्टेटमेंट को ना क्लैरिफाई देना बहुत ज़रूरी है, और ये साइकोलॉजिस्ट को ना अपने एथिकल कोड के मुताबिक चलना होता है। और ये इनकी ना स्टेटमेंट भी जो भी दी जाए देते हैं ये साइकोलॉजिस्ट, वो पहले से इस्टेब्लिश्ड थ्योरेटिकल कंसेप्ट और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के मुताबिक जो है वो होनी चाहिए। टेस्टिमोनियल्स की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट करंट थेरेपी क्लाइंट्स या पेशेंट से टेस्टिमोनियल्स नहीं मांग सकते, और ये रूल उन लोगों पर भी होगा जो किसी ख़ास सर्कमस्टांसिस की वजह से अनड्यू इन्फ्लुएंसेस का शिकार हो सकते हैं। जैसे कि वो लोग जो जूनियर पोजीशंस पर काम करते रहे हैं, इन्हें ना पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स देने के लिए नहीं कहा जा सकता। इन पर्सन सोलिसिटेशंस की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट को ना अपने एक्चुअल या पोटेंशियल थेरेपी क्लाइंट या पेशेंट या किसी भी ऐसे इंसान से जो अपने सर्कमस्टांसिस की वजह से अनड्यू इन्फ्लुएंसेस का शिकार हो सकता है, डायरेक्ट या एजेंट्स के थ्रू इन बिजनेस के लिए अनइनवाइटेड इन पर्सन सोलिसिटेशंस नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस प्रोबेशंस के लिए ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। नंबर वन पे अगर बात की जाए एक्सपेक्टेशंस की, तो अगर साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट या पेशेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशंस कर रहा है, जो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशंस कर रहा है जो इनकी अच्छी रेपुटेशंस रखती है और अपनी मर्ज़ी से ना पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है। नंबर टू पे अगर साइकोलॉजिस्ट डिज़ास्टर या कम्युनिटी आउटरीच सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि नेशनल डिज़ास्टर्स के दौरान क्राइसिस रिलीफ एक्टिविटीज़ में, तो साइकोलॉजिस्ट को ना किसी ने रिकमेंडेड किया जो हो सकता है। आगे है रिकॉर्ड कीपिंग एंड फीस। इसमें ना आपको डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ प्रोफेशनल्स एंड साइंटिफिक वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में जो है वो स्टैंडर्ड बताया गया है।
तो साइकोलॉजिस्ट के लिए ना अपने प्रोफेशनल्स और साइंटिफिक वर्क की रिकॉर्ड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ये रिकॉर्ड इसलिए भी मेंटेन किया जा सकता है नंबर वन पे ताकि ना सर्विसेज को फ्यूचर में प्रोवाइड किया जा सके, चाहे साइकोलॉजिस्ट अपनी प्रैक्टिस छोड़ रहा हो, कोई और प्रोफेशनल जो सर्विसेज अगरचा दे रहा हो। और नंबर टू पे रिसर्च डिज़ाइन और एनालिसिस को रेप्लिकेट करने में मदद देना। कभी कभी ना पुरानी रिसर्चेस को ना दोबारा रेप्लिकेट किया जा सकता है, इसलिए रिसर्च डिज़ाइन और रिलेटेड डाटा को सिस्टमेटिकली स्टोर करना ज़रूरी है। ओके। और नंबर थ्री पे इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। अगर कोई साइकोलॉजिकल फैसिलिटी में पेशेंट का डाटा स्टोर हो तो ये ना डाटा ऐसे स्टोर्ड होना चाहिए कि एक क्लिक में ना एक्सेसिबल हो सके। नंबर फोर पे बिलिंग और पेमेंट्स की एक्यूरेसी को इंश्योर करना। और नंबर सिक्स पे लॉ के मुताबिक डाटा स्टोरेज प्रैक्टिस को ना अलाइन करना भी शामिल होता है। Maintenance, discriminations, and disposal of confidential records of professionals and scientific work की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट को ना अपने रिकॉर्ड्स को क्रिएट, स्टोर, एसेस, ट्रांसफ़र और डिस्पोज करते वक्त कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होती है। और ये रिकॉर्ड्स चाहे लिखे हुए हों या ऑटोमेटेड हो या किसी और फॉर्म में हो, सबको ना कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ हैंडल करना ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन किसी डेटाबेस या रिकॉर्ड स्टेटमेंट में एंटर की जा रही है तो जहां एसेस का कंसेंट रिसिपेंट से मतलब कि वसूल करने वाले से नहीं लिया गया तो साइकोलॉजिस्ट को ना कोडिंग या दूसरे टेक्निक से यूज़ करनी पड़ती है ताकि पर्सनल आइडेंटिफायर्स को इंक्लूड ना किया जा सके या ना किया जाए। साइकोलॉजिस्ट को ना एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि ना अगर वो अपनी पोजीशंस या प्रैक्टिस छोड़ते हैं जैसे कि रीलोकेशंस या प्रमोशंस के वक्त, तो रिकॉर्ड्स और डाटा को ना प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र कर सकें और कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट भी कर सकें। रिकॉर्ड कीपिंग एंड फीस की बात की जाए तो विद होल्डिंग रिकॉर्ड्स फॉर नॉन पेमेंट्स जो है वो स्टैंडर्ड आपको बताए गए हैं। तो ये अक्सर ना होता है कि क्लाइंट्स साइकोलॉजिस्ट के पास ना विज़िट करते हैं, लेकिन इन्हें ना जो सर्विस मिल रही होती है क्लाइंट्स को इसके लिए जो फीस नहीं जो वो देते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट को ना ये हक नहीं है कि वो ना किसी क्लाइंट को रिकॉर्ड जो इनके पास है इन्हें सिर्फ इसलिए रोक लें कि पेमेंट्स नहीं मिली है। अगर कोई क्लाइंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो साइकोलॉजिस्ट को ना वो रिकॉर्ड्स उस वक्त नहीं रोकने चाहिए चाहे पेमेंट नहीं की गई हो क्लाइंट की तरफ से। ओके, तो हम क्या कहते हैं, पैसे देगा तो तद तेरा काम हासिल करना है, नहीं पैसे देते तो तेरा काम रुकिया रहना, मेरे वालों चाहे तू मरे या जीवे। एंड इस तरह से हम पाकिस्तानी जो है ना वो लहजा इस्तेमाल कर देते हैं। फीस एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट्स को ना अपने बीच में ना कंपनसेशंस और बिलिंग अरेंजमेंट्स के बारे में ना पहले से अरेंजमेंट कर लेनी चाहिए ताकि कोई इनकन्वीनियंस ना हो। और ये बेहतर है कि सर्विस शुरू करते वक्त ही इन चीज़ों पर ना बात कर ली जाए। अगर किसी वजह से सर्विसेज में कोई लिमिटेशंस हो तो ये ज़रूरी है कि साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट इस बात को ना जल्दी डिस्कस करें। इसके अलावा लॉ भी ना कुछ स्पेसिफिक फ़ी अरेंजमेंट्स डिस्क्रिएट करते हैं और साइकोलॉजिस्ट को लॉ के मुताबिक चलना होता है। साइकोलॉजिस्ट को ना अपनी फ़ीस को मिस प्रेजेंट्स नहीं करना चाहिए और क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करने से पहले इन चार्जेस के बारे में ना क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर क्लाइंट पेमेंट नहीं कर रहा है और साइकोलॉजिस्ट को लीगल मेजर्स लेने की ज़रूरत है तो इन्हें ना पहले क्लाइंट को इन्फॉर्म करना होगा और इन्हें पेमेंट करने का जो वो मौका भी देना होगा क्लाइंट को। और मज़ीद आपको ना बार्टर विद क्लाइंट्स या पेशेंट्स के हवाले से आपको बताया गया है कि बार्टर का मतलब होता है कि साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज के बदले में क्लाइंट या पेशेंट से गुड सर्विसेज या कुछ और चीज़ें एक्सेप्ट करे। ये सिर्फ तब किया जा सकता है अगर नंबर वन पे ये क्लिनिकली कंट्रेंडिक्टेड ना हो, नंबर टू पे इस अरेंजमेंट से किसी को नुकसान ना हो। बार्टर सिस्टम में आमतौर पर ना बार्टर सिस्टम आमतौर पर यूज़ तो नहीं होता और यूजली फ़ीस पैसे की शक्ल में जो वो चार्ज की जाती है, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो बार्टर को ऑप्शंस के तौर पर भी चूज़ किया जा सकता है क्लिनिकल सेटिंग्स में। ओके,
आगे है एक्यूरेसी इन रिपोर्ट्स टू पेयर्स एंड फंडिंग सोर्सेज की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट को अपने रिपोर्ट्स को ना एक्यूरेट और सही तरीके से सबमिट करना पड़ता है। इसका मतलब है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है वो या रिसर्च कंडक्ट की गई है उस इसकी नेचर को ना एक्यूरेटली रिपोर्ट करना, जिसमें फ़ीस, चार्जेस, पेमेंट्स और अगर ज़रूरत हो तो प्रोवाइडर की आइडेंटिटी, फाइंडिंग्स और डायग्नोसिस भी शामिल होनी चाहिए। रेफरल एंड फ़ीस की बात की जाए तो जब साइकोलॉजिस्ट किसी दूसरे प्रोफेशनल्स को फ़ीस देते हैं, रिसीव करते हैं या फ़ीस को डिवाइड करते हैं और ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं होता तो जो पेमेंट है वो सर्विसेज के लेवल पर ना बेस्ड होती है, ना कि रेफरल पर। इसका मतलब ये है कि हर प्रोफेशनल्स को ना इसके प्रोवाइड सर्विसेज के मुताबिक पेमेंट मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ रेफरल के लिए। ओके, तो ये था आपका लेसन नंबर 6 जो कि बहुत ही लेंथी था और इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है अगर मैं बताने लग गया तो मे बी मतलब कि तुक्का शुक्का लग जाए। वैसे वो आपकी अपनी किस्मत है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। और इस लेसन में आपको ना एडवांस किस्म के, जैसे कि मैंने इन द स्टार्टिंग बताया था कि एथिकल स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं और ये जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं और ये काफ़ी जो है ना वो होते हैं, इन स्टैंडर्ड्स की वायलेशंस मैंने अक्सर देखा है रिहैब्स में भी और क्लिनिकल सेटिंग्स में, और इवन डेट हम जो है वो अपने अदारे में जो है वो इन स्टैंडर्ड्स को ना वायलेशंस होने से बचाते हैं काफ़ी हद तक, कि ये इन एथिकल स्टैंडर्ड्स की वायलेशंस ना हो। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी के जो कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें ना आपको घुमा फिरा के बस पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये कर सकता है या ये नहीं कर सकता, अगर ये कर लिया तो ये किस टाइप की जो है वो वायलेशन हो सकती है। सपोज आपसे रिकॉर्डिंग को लेकर आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह जो है वो डिस्कसिंग द लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर भी पूछा जा सकता है, लेकिन घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। अब ये इसमें मैंने कुछ हाईलाइट किए पॉइंट है, यही मुझे लगता है कि जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में या आपकी एमसीक्यूज में, इसलिए मैंने हाईलाइट किए हुए हैं पॉइंट जो है ना, यही मैं आपको जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आप इसको ना एक दो मरतबा सुनिएगा लेसन को वीडियो की रिकॉर्डिंग की फॉर्म में, या फिर मैनुअल आप दो या एक दफ़ा जब पढ़ लेंगे आप अच्छे से इसको रिमेंबर कर लेंगे ना, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ओवरऑल ये लेसन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कैरियर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 7 में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।